अमन शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कोरोना के कारण उसकी जॉब चली गई थी, जिस कारण अमन को अपने गांव वापस जाना पड़ा। गांव में उसकी मां कमला, पत्नी शोभा और बेटा रोहन रहते थे। वो शहर से उनके लिए हर महीने पैसे भेजता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर जैसे ही कोरोना जैसी महामारी ने देश में फैलना शुरू किया, लॉकडाउन के चलते कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लोगों के बिजनेस बंद हो गए और कई लोग बेरोजगार हो गए। उनमें से एक था अमन। अमन और उसके परिवार का गुजर बसर कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से चला। अमन ने कुछ सेविंग्स कर रखी थी। उन सेविंग्स से कुछ दिन उनको कुछ पता नहीं चला। अमन को उम्मीद थी कि जल्दी ही ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा और उसको फिर से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। बस इसी उम्मीद में दिन ऐसे ही बीतते गए, पर ना तो कोरोना खत्म होने का नाम ले रहा था और ना ही लॉकडाउन। और अब तो धीरे धीरे अमन की सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी। तो अमन और उसके परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। अमन बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या माँ, आप भी कैसी बात कर रही हैं? आप भी देख रही हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और अगर कुछ दिन और ऐसे ही चला तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, तू चिंता मत कर। अपने पति और सास की बातें सुनकर शोभा कहती है, हाँ जी माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप चिंता न करो, सब ठीक होगा। ठीक है, देखता हूँ कहीं कोई छोटा मोटा काम ही मिल जाए। कम से कम घर का खर्च तो चल जाएगा उससे। शोभा, जरा देख कर बताना तो अभी घर में कितने पैसे बचे हैं। कुछ दिनों बाद दिवाली भी आने वाली है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना कैसे मनाएंगे दिवाली इस बार। शोभा अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो थोड़ा परेशान दिखती है। अमन उसको परेशान देखकर समझ जाता है कि पैसे खत्म होने वाले हैं। शोभा, पैसे खत्म होने वाले हैं ना? दिवाली तक भी नहीं चलेंगे ना पैसे? हाँ जी, दिवाली से पहले ही खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कहाँ से हो सकता है। अमन ऐसा कहकर घर से बाहर निकल जाता है और शोभा घर के कामों में लग जाती है। अमन गांव के जमींदार के पास जाता है और उससे कुछ काम मांगता है। साहब, अगर कोई काम मिल जाता तो घर का गुजारा चल जाता। बहुत ही मुश्किल हो रही है घर चलाने में। देखो भाई, अब रोज कितने लोग आते हैं काम मांगने, किस किस को काम पर रखे हम। साहब, कोई छोटा मोटा सा ही काम दे दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। देखो, अभी तो कोई काम नहीं है, अगर होगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है साहब, कोई भी काम चलेगा। ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जमींदार की ये बात सुनकर अमन वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर अपनी माँ और पत्नी को बात बताता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, देखना तुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा जमींदार के यहाँ। हाँ माँ, लगता तो ऐसे ही है, पर देखो क्या होता है। चिंता मत कर बेटा, चल खाना खा ले। ऐसा कहकर वो सब लोग घर में जो भी रूखा सूखा बना होता है उसे खाने बैठ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, पर जमींदार के यहाँ से कोई आदमी अमन को बुलाने नहीं आता है। अमन सोचता है कि क्या उसे ही चलकर पूछना चाहिए, या अगर वो दोबारा वहां गया तो जमींदार उसे देखकर गुस्सा ना हो जाए और कुछ काम भी ना दे। ऐसे सोचते सोचते वो जमींदार के घर चला जाता है। सोचता है जो होगा देखा जाएगा। अमन को देखकर जमींदार कहता है, अरे तुम फिर आ गए। मैंने बोला तो था तुमको, अगर कोई काम होगा तो तुमको बुला लूंगा। तुमको समझ में नहीं आता क्या? साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी, कोई भी काम चलेगा। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमन जमींदार के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, साहब ऐसा मत कहिए, आप जो काम कहोगे मैं करूंगा। इतने में वहां जमींदार का एक आदमी आता है और जमींदार के कानों में आकर कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर जमींदार अमन से कहता है, ठीक है, एक काम है, बोलो करोगे क्या? अमन ऊपर उठता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, कोई भी काम करूंगा साहब, आप बोलो तो सही। हमारी गौशाला के लिए एक आदमी की जरूरत है, बोलो करोगे काम वहाँ? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल करूंगा। पर अभी तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, पर बदले में 2 वक्त का खाना मिलेगा, बोलो मंजूर है? पर साहब, मेरा परिवार भी है, उनका क्या होगा? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत उनके लिए भी ले जाना। जमींदार की ऐसी बात सुनकर अमन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जी साहब, मंजूर है मुझे। ठीक है,
तो अभी तुम जाओ और कल सुबह सुबह आ जाना काम पर। और हाँ, देर बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। नहीं नहीं साहब, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। घर पहुंचकर अमन अपनी माँ और पत्नी को बताता है कि उसको जमींदार के यहाँ काम मिल गया है। उसकी बात सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। माँ शोभा, देखो मुझे काम मिल गया है। अमन को काम मिल गया है ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश होती हैं। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा। ऐसा कहकर कमला अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। देखा अमन, मैं ना कहती थी तू चिंता मत कर, तुझे काम मिल जाएगा। हाँ माँ, ये तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। पर माँ, पर क्या हुआ बेटा? वो मुझे अभी पैसे नहीं मिलेंगे कुछ दिन। बिना पैसों के कैसा काम है जी? वो जमींदार ने बोला है कि अभी मुझे 2 वक्त का खाना ही मिलेगा बस। जब मेरा काम जमींदार को पसंद आएगा तब मुझे पैसे मिलेंगे। पर बेटा, उस खाने से तो सबका पेट नहीं भरेगा। हाँ माँ, मुझे पता था, तो मैंने जमींदार को बोला था, तो उसने मुझे तुम लोगों के लिए भी थोड़ा खाना ले जाने को कहा है। हाँ बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो जमींदार के घर जाता है और वहां अपना काम मन लगाकर करता है। जो भी खाने को मिलता वो थोड़ा खुद खाता और थोड़ा अपने घर देकर आ जाता। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली भी आने वाली होती है। उसका बेटा रोहन अपने पिता से दिवाली पर खूब सारे पटाखे और नए कपड़े लाने की बात करता है। पापा, इस बार मुझे दिवाली पर खूब सारे पटाखे और नए नए कपड़े चाहिए। अपने बेटे की ये बात सुनकर अमन कहता है, हाँ हाँ बेटा, इस बार पापा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, तुम चिंता मत करो। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर रोहन खुशी से उछलता हुआ घर के बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद रोहन रोने लगता है। तब उसको रोता देखकर उसकी पत्नी शोभा कहती है, आपने झूठ क्यों बोला रोहन से? कहां से लाएंगे आप उसके लिए इतना सब कुछ? आपको तो पता है कि घर पर अब एक भी पैसा नहीं है। वो तो जमींदार के घर से खाने को मिल जाता है तो खा रहे हैं, वरना वरना तो आपको पता है ना क्या होता। हाँ तो क्या करता मैं, देखा नहीं कितना खुश हो गया वो। और जब बाद में उसे पता चलेगा तब क्या होगा? तब की तब देखेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तब तक। ऐसा कहकर अमन वहां से चला जाता है अपने काम पर। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसका काम देखकर जमींदार उससे बहुत खुश रहने लगा। पढ़ा लिखा होने की वजह से अमन जमींदार के हिसाब किताब में भी हाथ बटाने लगा। जमींदार का हिसाब किताब रखने वाला राजू अमन से बहुत जलने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। जमींदार अनपढ़ था, जिस वजह से राजू उसके हिसाब किताब में गड़बड़ कर देता था। जमींदार को कुछ भी पता नहीं चलता था, इसलिए उसको अब तक जमींदार ने कुछ कहा भी नहीं था। जमींदार को राजू पर शक तो था, पर अनपढ़ होने के कारण उसको कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता था। पर अब जमींदार अमन को हिसाब किताब में भी मदद करने को कहता है, तो इसे देखकर राजू थोड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन अमन को बुलाकर जमींदार ने कुछ हिसाब किताब की किताबें दिखाई और पूछा, अमन देखो जरा इनको, सब ठीक है ना इसमें? अमन जमींदार से रजिस्टर लेकर चेक करता है। उनको देखने के बाद तो वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। क्या हुआ अमन, कुछ गड़बड़ है क्या? जी साहब, है तो। मुझे पता था ये राजू कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर कर रहा है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, अनपढ़ जो ठहरा मैं। साहब, पूरे हिसाब किताब में गड़बड़ है। जितना पैसा मिलता है वो यहाँ नहीं लिखा है, और जो ब्याज मिलता है वो भी आधा लिखा है यहाँ पर। जमींदार को अमन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकर को राजू को बुलाने भेज देता है। जैसे ही राजू उसके पास आता है, वो राजू को देखकर कहता है, राजू, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला। जमींदार की बातें सुनकर राजू समझ गया था कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। जमींदार के सामने वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू, मुझे शक तो तुझ पर पहले से ही था, पर मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था, और तूने मेरी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया। तू माफी के काबिल नहीं है। राजू जमींदार के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मालिक, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पर राजू, अब तुझ पर भरोसा करेगा कौन?
तू अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। नहीं राजू, अब नहीं। ये तो भला हो अमन का जो इसने तेरा हिसाब किताब देखकर मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता तेरी इन सब करतूतों का। ऐसा कहकर जमींदार पुलिस को फोन करके बुलाता है और राजू को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जमींदार अमन को राजू की जगह अपने हिसाब किताब की देखभाल करने को कहता है और इस काम के बदले वो अमन को पैसे भी देता है। दिवाली से पहले अमन को उसकी तनख्वाह के पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से अमन अपने बेटे के लिए खूब सारे पटाखे और कपड़े खरीदता है। अमन का बेटा रोहन बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उनके घर भी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनेगी। दिवाली के दिन वो लोग नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। रोहन घर के आंगन में पटाखे जलाकर बहुत खुश होता है और इस तरह से वो लोग बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।